हेलो। पिछली क्लास में मैंने रशियन रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ के बारे में बताया था, लेकिन उसका एक पार्ट जो था बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन वो बताना था। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कभी भी यूपीएससी के मामले में ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को फॉलो किया कीजिए और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से जो मटेरियल मिलता है, वही आपके राइटिंग के लिए काम आएगा और उसको फॉलो करना चाहिए और उस पे निर्भर भी रहना चाहिए। अदरवाइज़ दूसरे मटेरियल्स का प्रयोग अगर आप आंसर राइटिंग में करते हैं, उससे वो कॉम्पैक्ट आंसर की श्रेणी में नहीं आएगा। ये मेरा आपको सुझाव है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहली बात कि मैंने बताया था कल आपको कि रूस की जो क्रांति थी, वो समाजवाद को एस्टैब्लिश कर दी, सोशलिज्म को आपने कल पढ़ा भी है और मैंने बताया भी है कि क्या व्हाट वर द कॉजेज़ फॉर द रशियन रिवॉल्यूशन। अभी हम बात करेंगे क्या परिणाम हुए उसके रूस की क्रांति के। तो पहली बात तो आप ये जानिए कि रूस की क्रांति जो थी वो समाजवादी विचारधारा का व्यवहारिक तौर पे स्थापित रूप। रूस की क्रांति ने साम्यवाद को धरातल पर लाकर स्थापित कर दिया। नहीं तो इसके पहले साम्यवाद एक वैचारिक स्तर पर पुस्तकों में था और मार्क्स और एंगल्स के अतिरिक्त बाकी लोग जो थे वो वैचारिक स्तर पर इस विषय के बारे में जानकारी रखे थे, लेकिन मार्क्स और एंगल्स इसको व्यवहारिक तौर पे इसका व्यवहारिक तौर पे व्याख्या किया और ये वैज्ञानिक समाजवाद के तौर पे स्थापित हो गया। और रूस की क्रांति ने इसी समाजवाद को राजनीतिक धरातल पे, राजनीतिक पटल पे स्थापित करके वैश्विक स्तर पर एक अभिनववादी कार्य किया। एक इनोवेटिव वर्क था ये, इसलिए रूस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। और इतिहासकार एच जी वेल्स ने कहा है कि इस्लाम के जन्म के बाद रूस की क्रांति विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। तो वहीं प्रोफेसर लास्की ने कहा है ईसा के जन्म के बाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रूस की बोल्शेविक क्रांति। अब इन दो इतिहासकारों और विचारकों का जो ये स्टेटमेंट आपको मैंने बताया, इसलिए आप इस रिवॉल्यूशन के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं और इस रिवॉल्यूशन के क्या क्या परिणाम हुए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये जो परिणाम हुए वो बड़े व्यापक परिणाम थे और ये वर्षों, सैकड़ों वर्षों के स्थापित व्यवस्था को उलटने का प्रयास। उलटने का मतलब उस व्यवस्था को हटा के और उसके बदले एक नई वैकल्पिक व्यवस्था लाना था। जैसे राजनीतिक परिणामों की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और ये एक अभिनववादी कदम इसलिए मैं मानता हूं कि रूस में रोमानोव वंश जो था, जिसकी जिसमें जार शाही शासन का मुख्य केंद्र बिंदु था, वह 300 वर्षों से रूस में शासन करते आया रहा था और जार शासक के साथ साथ राज्य का सब कुछ था, यानी जार ही कानून था और जार ही शासक था। जिस प्रकार फ्रांस की स्थिति थी उससे कहीं भीषण स्थिति रूस में थी और जार शाही को हटाना और जार शाही को विस्थापित करना असंभव कार्य। लेकिन बोल्शेविक क्रांति ने जार शाही व्यवस्था को हटाकर और साम्यवादी शासन की स्थापना कर एक अभिनववादी कार्य को अंजाम दिया। तो पहला जो इंपॉर्टेंट बात है कि रूस में 300 वर्षों से आ रहे रोमानोव वंश की जारशाही व्यवस्था को या जार तंत्र को रूस की क्रांति ने हटाया और वहां पे साम्यवादी शासन स्थापित हुए। और इस साम्यवादी शासन के जो आदर्श थे, मूल्य थे, सिद्धांत थे, उनका राजनीतिक स्तर पर, राज्य के स्तर पर स्थापना किया गया। तो
जार के शासन की समाप्ति से अब साम्यवादी आदर्श और मूल्यों पर नए शासन की शुरुआत हुई। उसी शासन को हम साम्यवादी शासन कहते हैं। इसमें न कोई बड़ा होगा, न कोई छोटा होगा, न कोई सामाजिक विभेद होगा। ऐसी सरकार व्यवस्था की वहां पे स्थापना हुई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉज था, ये कॉन्सिक्वेंसेस था, वह था कि रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज, रूस का 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन था। यानी रूस की प्रथम विश्व युद्ध में सहभागिता रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण। पहले भी रूस की पराजय हुई है, क्रीमिया वार, जापान के साथ वार, और प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस जर्मनी से निरंतर हार रहा। इस अपमान और इस पराजय को झेलना अब देशभक्त रूसियों के लिए संभव नहीं था, और इसे दृष्टिगत रखते हुए बोल्शेविक सरकार ने जर्मनी के साथ झुककर ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, और अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। तात्कालिक तौर पे ये शर्मनाक लगा कि जर्मनी से झुककर रूस ने संधि किया, लेकिन इसका परिणाम कुछ ही महीनों, करीब 8 महीने के बाद लगा, जब प्रथम विश्व युद्ध का समापन ही हो गया। क्योंकि रूस के इस कार्य से बाकी दूसरे देश के नागरिकों और वहां के राजनयिकों को भी ऐसा संज्ञान हुआ कि युद्ध में सहभागिता से हम आर्थिक संकट में निरंतर उलझते जा रहे हैं, और रूस का यह जो कदम है वो विवेकपूर्ण कदम है, तर्कसंगत कदम है। तो इस व्यर्थ के युद्ध में हम अपनी आर्थिक हानि सहते हुए क्यों सहभागी रहे। और 8 महीने में ही एक ऐसा माहौल बना कि बाकी दूसरे यूरोपीय राज्यों ने भी इस युद्ध में सहभागिता से अपनी अनमनस्कता जाहिर की, और 8 महीने में ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। तो ये दो मेजर परिणाम इसका राजनीतिक स्तर पर हुआ, एक साम्यवादी सरकार की स्थापना, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध से अंत हो जाए। इसके बाद ही आप देखेंगे कि विश्व जो है, शुरू में अपनी सफलता के बाद बोल्शेविक क्रांति के नायकों ने वैश्विक स्तर पर, विशेषकर यूरोप में, साम्यवादी प्रसार के कार्य को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, ट्राटस्की ने कहा कि हम सिर्फ अपनी ही सफलता नहीं चाहते हैं, बल्कि साम्यवाद को पूरे विश्व में हम प्रसारित करें। लेकिन इसका तर्क स्टालिन ने यह दिया कि हम अपने खुद के विकास से, आर्थिक समृद्धि से और प्रगति से विश्व को यह देखने के लिए मजबूर कर दें, आश्चर्य करने के लिए मजबूर कर दें, और जब विश्व ऐसा देखेगा हमारी आर्थिक प्रगति और वैभव को, तो विश्व के दूसरे देशों में भी स्वाभाविक तौर पर साम्यवाद के प्रति एक आस्था जगेगी, और दूसरे देश भी कम्युनिज्म को, यानी साम्यवाद को, सोशलिज्म को एडॉप्ट करने के लिए विवश हो जाए। तो तात्कालिक तौर पे उस समय बोल्शेविक क्रांति के नायकों ने अपना खुद की प्रगति पर ध्यान दिया, और उस समय तात्कालिक तौर पे उन्होंने साम्यवादी प्रसार के कार्य को थोड़े समय के लिए रोक दिया और अपने आप की मजबूती पर काम किया। और जब मजबूत राष्ट्र के तौर पे रूस स्थापित हो गया, उसके बाद फिर साम्यवादी प्रसार का कार्य उन्होंने किया। जब रूस मजबूत हो गया, सोवियत संघ मजबूत हो गया, तो विश्व का जो विकास था, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड, वो एक नई धारा पर चला, और विश्व का दो वैचारिक गुटों में, 2 आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स में विकास हुआ, जिसमें से एक को कहते हैं हम पूंजीवादी विश्व और दूसरा साम्यवादी विश्व।
हाँ, तो बात हम कर रहे थे राजनीतिक परिणामों पर, जिसमें मैंने बताया कि विश्व का विकास दो वैचारिक गुटों में हुआ। एक गुट को कहते हैं पूंजीवादी गुट और दूसरे को कहते हैं साम्यवादी या समाजवादी गुट। और 1991 में सोवियत संघ के पतन के पहले तक पूरा विश्व इसी धारा पर चल रहा था कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जो राष्ट्रों का दल था वह पूंजीवादी गुट कहलाया, और सोवियत संघ के नेतृत्व में जो राष्ट्र थे उन्हें साम्यवादी या समाजवादी गुट कहा। और इस दौरान एक नई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, वैचारिक संघर्ष भी चला, जिसके बारे में मैंने कल क्लास में आपको बताया था, और वह था कोल्ड वार, शीत युद्ध। दोनों ही पक्षों यानी दोनों ही देशों के बीच एक अघोषित शस्त्र विहीन टकराव चला, संघर्ष चला, जिसको कहते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार। और सोवियत संघ के 1990 में पतन के साथ ही इस संघर्ष, इस युद्ध का, शीत युद्ध का स्वाभाविक तौर पे पतन हो गया। लेकिन एक तीसरा समूह भी राष्ट्रों का था जिसमें पहल भारत और इंडोनेशिया सरीखे राष्ट्रों ने किया था, जिसको कहते हैं नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिन्होंने दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में सहभागिता नहीं की और अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए रखा। लेकिन आज गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है या है, ये अलग डिस्कशन का मुद्दा है, क्योंकि शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो गुट निरपेक्षता कुछ लोगों के नजर में का रेलेवेंस नहीं रह गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज कई अन्य मुद्दे शीत युद्ध से भी ज्यादा प्रभावी तौर पे इकट्ठे हो गए हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन का मामला, पर्यावरण संबंधित मामला, ठीक है, फिर दक्षिण दक्षिण कॉपरेशन का मामला। इन सब मुद्दों पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज भी है, ठीक है। खैर, इस विषय पर बात नहीं करना, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, दो वैचारिक गुटों पर में विश्व का विकास शुरू हो गया साम्यवाद की स्थापना के बाद। अगला पॉइंट, सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के बाद साम्यवादी आदर्शों पर सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य लेनिन, स्टालिन आदि लोगों ने किया, और धीरे धीरे सोवियत संघ तुरंत औद्योगिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र के तौर पे स्थापित हो गया, क्योंकि इसके लिए लेनिन ने 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लाया था। फिर आगे चलकर स्टालिन ने 2 पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार किया। धीरे धीरे इन बोल्शेविक नेताओं के प्रयास से रूस जो था आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में उदित हुआ, और यही नहीं हुआ बल्कि इसी से रूस विश्व की एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो गया। यानी अमेरिका जिस प्रकार महाशक्ति था, वैसे ही रूस भी एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। राजनीतिक परिणाम में ही आपको एक बात बता दें जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ा हुआ है। आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कई जो इवेंट होते हैं जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर होम रूल, ऐसा कुछ, रॉयल अटैक। उसमें एक पॉइंट हम लिखते हैं कि बाह्य क्षेत्र से भी प्रेरणा, इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटर साइड। तो ऐसा माना जाता है कि रूस की क्रांति ने विश्व के कई जनतंत्रों को, मतलब जहां पे ऐसे देश जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मांग की जा रही थी और वहां पे विदेशी हुकूमत का कब्जा था, ऐसे देशों में इस आंदोलन की सफलता ने, बोल्शेविक आंदोलन की सफलता ने एक उत्प्रेरणा, एक मोटिवेशन का कार्य किया वहां के क्रांतिकारियों के लिए, वहां के नेशनलिस्ट के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए। तो रूस की क्रांति ने बाकी राष्ट्रों में भी एक उत्प्रेरणा का कार्य किया, और इस उत्प्रेरणा ने वहां पे आंदोलनों को लगातार जारी रखा, और बाद में इन राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इसलिए रूस की बोल्शेविक क्रांति का भी योगदान माना जाता है, क्योंकि लेनिन ने क्रांति से बरसों पहले ये बात कही थी कि राष्ट्रों का पराधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका एक स्टेटमेंट है, समुद्र पार दूर का कोई महाद्वीप हो या एशिया अफ्रीका का कोई ऐसा देश हो जो भी हाल में परतंत्र हुआ हो, यानी गुलाम हुआ हो, या सैकड़ों साल पहले परतंत्र हुआ, उसको आजादी मिलनी चाहिए। तो जब अपनी क्रांति की सफलता हो गई रूस में,
तो उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं, बल्कि फिर बार बार आवाज उठाई। इन नेताओं ने राष्ट्रों की गुलामी के विरुद्ध बार बार वैश्विक स्तर पर आवाज उठाई, और ये जो क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति, इसका एक योगदान माना जाता है वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों की आजादी में। ठीक है, इसलिए बोल्शेविक क्रांति का एक उत्प्रेरणा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति ने एक नया कार्य किया था, जो मैं बार बार कहता हूं, अभिनववादी कार्य किया, जो स्थापित व्यवस्था को उलाटकर और नई व्यवस्था को स्थापित करना। ठीक है, इसी क्रांति के कारण, बोल्शेविक क्रांति के कारण ही राजनीतिक क्षेत्र में कृषक और मजदूर वर्ग का वैल्यू की डिग्निटी बढ़ी, क्योंकि इस क्रांति ने यह साबित कर दिया कि इस क्रांति के कर्णधार कृषक और मजदूर हैं, यानी ऐसे वर्ग जिनको अभी तक उपेक्षित किया जाता था, इग्नोर्ड किया जाता था, लेकिन इस वर्गों की वैश्विक स्तर पर वैल्यू बढ़ी, महत्व बढ़ा, डिग्निटी बढ़ा, और ये बाकी देशों में भी इस वर्ग को किसी भी जन आंदोलन के लिए एक प्रमुख सहायक के तौर पर स्वीकार किया गया। नहीं तो इसको पहले इनको पहले उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। ये हुए राजनीतिक परिणाम। सामाजिक परिणामों में जब आप चर्चा करेंगे तो पहला ये लिखिएगा, सबसे बड़ा योगदान रूस की क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का है। इसने रूस में प्रचलित सैकड़ों सालों से जो वर्ग विभेद, ठीक है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन की जो पद्धति थी, उसका अंत किया। फ्रांस की क्रांति में जैसे विशेषाधिकार युक्त वर्ग और विशेषाधिकारहीन वर्ग थे, प्रिविलेज क्लास, ठीक थे ना वहां पे, रूस में भी ठीक वैसी ही स्थिति थी। जार, पादरी, कुलीन और सैनिक, ये ही सारे सुविधाओं को उपयोग करते थे, और कॉमन मैन बिल्कुल दयनीय स्थिति में जीने के लिए विवश। तो बोल्शेविक क्रांति ने सामाजिक स्तर पर क्रांति, इसके लिए उसे वायलेंस का भी सहारा लेना पड़ा। बड़े बड़े जागीरदारों से जमीन छीना गया, किसानों में बांटा गया, बड़े बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और मजदूरों को उसमें काम दिया गया, और मजदूरों के काम यानी श्रम और उनकी योग्यता का मूल्यांकन करते हुए उन्हें पारिश्रमिक दिया गया। इस तरह से सामूहिकरण किया गया। इस कारण से समाज में कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं रह गया। नहीं तो रूस की क्रांति के पहले 30 लाख डेस्टाइटीन, एक डेस्टाइटीन होता है 2.7 एकड़ जमीन, सिर्फ कुछ जमींदारों के पास थी, जबकि कॉमन मैन के पास जमीन का अभाव था। लेकिन क्रांति के बाद जमीनों का पुनर्वितरण किसानों में किया गया, मजदूरों को कारखाना दिया गया। इससे क्या हुआ कि समाज में हर वर्ग की स्थिति एक इक्वल स्टेटस पे आ गई, और इसमें प्रिविलेज क्लास वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और समाज जो है रूस का वो क्लासलेस सोसाइटी हो गया, वर्ग विहीन समाज के तौर पे रूस स्थापित हो। ये बहुत बड़ा चेंज था, और एक रिवॉल्यूशनरी चेंज कहा जाएगा इसको, कि पहली बार वैश्विक स्तर पर क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना इस क्रांति के द्वारा हुई, और समाज में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल स्टेटस प्राप्त। सामाजिक स्तर पे एक बहुत बड़ा काम हुआ, क्योंकि लेनिन का ऐसा मानना था कि कम्युनिस्ट विचारधारा इलिटरेट सोसाइटी में संभव नहीं है। लेनिन ऐसा कहते थे कि साम्यवादी विचारधारा अशिक्षित समाज में संभव नहीं है। इसलिए बोल्शेविक क्रांति के पश्चात एजुकेशन सेक्टर के प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, शिक्षा क्षेत्र की प्रगति के लिए बोल्शेविक सरकार ने भरपूर कदम उठाए, और इसमें जन सहभागिता भी प्राप्त हुई। यानी लोगों को जिम्मेवार बनाया गया। सोशल सर्विस सेंटर खोलना, पुस्तकालय खोलना, यानी शिक्षा का जन जन में अभियान लोगों में प्रचारित करना। 70 लाख लोग 1917 से 20 के बीच शिक्षित किए गए, जिसमें से 40 लाख स्त्रियां थी, यानी 70 लाख निरक्षर लोगों को शिक्षित किया, और जगह जगह
स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पुस्तकालय स्थापित किए गए और रूसी समाज एक साक्षर समाज के रूप में स्थापित हो गया। और इस शिक्षा का बहुत बड़ा असर रूस के आर्थिक सामाजिक विकास में पड़ा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि शिक्षा के बगैर राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और ये बोल्शेविक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था, इस शिक्षा का प्रसार करते हुए रूस को एक आधुनिक राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में रूपायित कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, बोल्शेविक सरकार ने क्या किया या दूसरा संदर्भ क्या किया, पॉइंट की बात नहीं है, काम क्या किया उन्होंने, यानी रूसी क्रांति के परिणाम क्या हुए, इस बात को समझिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इस क्रांति को बहुत बड़ा योगदान दिया जा सकता है कि इस क्रांति ने ही रूस में महिला सशक्तिकरण को संभव बनाया। जितनी भी स्त्रियां थी सबको शिक्षित किया गया और उनको सबसे बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी कदम उठाया गया कि स्त्रियों को वुमेन्स आर इक्वल टू मेन्स, यानी औरतें पुरुषों को समान मानी गई। जैसे पुरुष शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कारखानों में काम कर सकते हैं, वैसे ही आजादी स्त्रियों को प्राप्त हुई। अब स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर कारखानों में काम करती थी, खेती का कार्य करती थी या दूसरा व्यवसाय करना चाहती थी वो करती थी। और ये तभी संभव हुआ जब शासन ने, सरकार ने, बोल्शेविक सरकार ने जहां काम करने का जगह था, जहां वर्किंग सेंटर था, वहां पे स्त्रियों से संबंधित कुछ सुविधाएं प्रदान की, जैसे बच्चा पालने का, ठीक है ना, क्रेच जिसको कहा जाता है। दूसरा, वहां पे कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई, सामूहिक भोजनालय की व्यवस्था की गई कि खाना भी बनता। इन घरेलू जिम्मेवारियों से जब महिलाएं मुक्त हो गई तो खुलकर उन्होंने अपना निष्पादन किया, चाहे जिस फैक्ट्री में हो, जिस कार्यालय में हो। और इससे क्या फायदा हुआ कि रूस का जो प्रोडक्शन था, वर्किंग कैपेसिटी था, वो काफी बढ़ गया। रूस ऐसे ही नहीं आधुनिक बना है, रूस ऐसे ही नहीं विश्व महाशक्ति बना है, बल्कि ये कार्य जो है वुमेन एम्पावरमेंट और शिक्षा का प्रसार, इसने रूस को आधुनिक बनाया। ये बात स्वीकार करने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी स्त्रियां जो थी, आज भी अगर आप जाएंगे रेशियो, आज भी रसिया में देखेंगे 50% रशियन डॉक्टर्स जो हैं महिलाएं ही हैं। यानी वुमेन एम्पावरमेंट जिस प्रकार हमारे राष्ट्र में नेताओं के द्वारा सिर्फ विचारों में बताया जाता है और दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में यथार्थ रूप से भारत में नारी सशक्तिकरण नहीं होता है, केवल यहाँ पे भाषणों में बताया जाता है। लेकिन रूस में व्यवहारिक तौर पर एक एक मुद्दे पर माइन्यूट एनालिसिस किया गया, सूक्ष्म समीक्षा की गई कि क्या क्या जरूरत हो सकती है लेडीज को, क्या ऐसा करेंगे कि वो मेंटल फ्री होके वो काम करेगी। भोजन की व्यवस्था की गई, बच्चे को पालने की व्यवस्था। ये चीज हमारे देश में संभव नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया। यहाँ बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन रूस में जो जैसा उदाहरण दिखाया वो यहाँ नहीं। ये आप समझ गए। सामाजिक दृष्टि से और क्या परिणाम इसको माना जाएगा रूस में? सामाजिक दृष्टि से एक और बड़ा मेजर परिणाम यही आया कि इस क्रांति के बाद रूस में कोई वर्ग जो कहलाता है, जैसे कि मतलब ये ऊंचे वर्ग, ये नीचे वर्ग, या जो हैरार्की होता है, सोशल हैरार्की, इसको पद सोपान कहा जाता है, सोशल हैरार्की, वह चीज रूस से समाप्त हो गया। और सोसाइटी जो था, मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का अभाव हो गया और एक समरस समाज, इक्वल समाज की स्थापना रूस में हो। अब आते हैं कि इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। तो मैंने बताया है आपको कि 1900, पहला तो इसको ये बताएंगे कि आर्थिक, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण हुआ, कृषि की प्रगति हुई, उद्योग धंधों का विकास हुआ। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि शुरू में क्रांति की सफलता के जस्ट बाद साम्यवादी नेताओं ने रूस के आर्थिक विकास का प्रयास तो किया जरूर, लेकिन 1920-21 के दशक में रूस आर्थिक रूप से जर्जर हो गया। और इतिहासकार बेन्स ने 1921 में
रूस का भ्रमण किया था और कहा था, एक वर्ड यूज किया था, अंधकारग्रस्त रूस, मतलब डार्क रशा। लेकिन 1921 के बाद लेनिन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसको लोग तत्कालिक तौर पे, विश्व में लोगों ने समझा कि समाजवाद अब पराजित होकर फिर से पूंजीवाद को एडॉप्ट कर रहा है। लेकिन ऐसी बात थी नहीं। लेनिन ने परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि हमें 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे चलने होंगे। तो तात्कालिक तौर पर पूंजीवादी कुछ तत्वों को स्वीकार किया जाए और जैसे ही हमारी स्थिति सही होगी फिर हम साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करें। इस दौरान 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया और 1923 में स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। इन दोनों ही नीतियों से देखते ही देखते रूस कृषि की दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से एक समृद्धशाली एनरिच कंट्री के तौर पे बदल गया और बड़े बड़े कृषक फार्मों की स्थापना हुई, जिसको कलखोज कहा गया है। नहीं तो उसके पहले छोटे छोटे खेतों के टुकड़े में किसान खेती करते थे, लेकिन अब कृषि का सामूहिकरण कर दिया गया और ऐसे बड़े बड़े फार्मों को कलखोज कहा गया और सारे किसानों को उसमें अपना प्रतिदान देने के लिए कहा गया और जितना प्रतिदान देते थे उनकी श्रम और उनकी योग्यता यानी क्षमता का ध्यान रखते हुए उनका जो पारिश्रमिक होता था वो दे दिया। इससे कृषि का उत्पादन आशातीत रूप से आगे बढ़ गया। उसी प्रकार कारखानों में भी यही कार्य किया गया कि कारखानों में भी राष्ट्रीयकरण करते हुए मजदूरों को काम दिया गया और उनकी क्षमता और उनके कार्य के हिसाब से उनको पारिश्रमिक दिया। और युद्ध पश्चात जो सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम लेनिन के द्वारा किए गए, तो इसी समय में रूस धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब वो 1927-28 तक आते आते रूस एक समृद्धशाली राष्ट्र के तौर पे, एक धनी राष्ट्र के तौर पर, एक आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति के तौर पे स्थापित हो। ये बहुत बड़ा आर्थिक परिणाम। और इसमें आप एक और पॉइंट जोड़ेंगे जो कि सामाजिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूस ने धर्मनिरपेक्षता की नीति का अवलंब किया, यानी पैट्रोनेज लिया, क्योंकि रूस के बोल्शेविक क्रांति के नेताओं ने यह देख लिया था कि जार की शक्ति का स्रोत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने जार के अत्याचार को, जार के कुप्रशासन को धार्मिक आवरण दिया है और उसका बचाव कर रहा है। और मार्क्स, साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स का ऐसा कहना था कि धर्म क्या है, अफीम है और जनता ऊँघते रहती है उसके नशे में और अपने भाग्य को दोष देती है। इस विचारधारा पर कार्य करते हुए लेनिन या स्टालिन सबों ने इस चर्च को के वैल्यू को समाप्त कर दिया और एक धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी के पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक संस्कार पर कोई रोक नहीं हुई और खुद भी ये लोग धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आचरण करने, यहां तक कि शिक्षा को भी चर्च से पृथक किया गया, तब शिक्षा का विकास हुआ। नहीं तो चर्च के आवरण में शिक्षा दूषित हो गई, केवल धार्मिक शिक्षा की बात की जा रही। और पादरी जो थे, सुविधाभोगी पादरी थे, जो जार का साथ देते थे, कुलीनों का साथ देते थे और जनता को दिग्भ्रमित रहते, ऐसे पादरी जन्म मरण के धार्मिक संस्कारों को करने के एवज में भी पैसे की उगाही करते थे। इसको भी, इन कार्यों से भी पादरियों को रूस के बोल्शेविक नेताओं ने हटा दिया और रूस स्वतः एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन 1939 में बोल्शेविक सरकार ने लोगों को अपनी इच्छा हिसाब से चर्च में या अपने घर में पूजा पाठ करने की अनुमति प्रदान की। इस तरह इन सारी बातों को मैंने बताते हुए इस बात पे आपको ध्यान आकृष्ट किया है कि रूस की क्रांति के परिणाम जो थे वो सर्वव्यापक थे और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में इसके गहरे परिणाम हुए और रूस जल्दी ही एक
वैश्विक महाशक्ति के तौर पे स्थापित हो गया। बस आपको यही लिखना है और इसी को लिख देंगे, आपका फुल आंसर तैयार हो जाए। थैंक यू।